यहाँ पर हम बात करें जैसे कि फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लक्स थ्रू ईच टन ऑफ 100 टन्स टी की पावर 3 माइनस 2t मिली वेबर एंड वेयर टी इन सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम निकालते हैं और ये नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं यहाँ पर हंड्रेड्स और फ्लक्स भी दे रखा है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग इसको वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे और उससे वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रिंग। नॉर्थ पोल वो क्या टाइप में होगी है मैग्नेटिक, जो कि नॉर्थ पोल है यहाँ पर। तो नॉर्थ पोल यहाँ पर हम देखें जैसे मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल बनाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल अगर अबव मूव कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल ही होगा, तभी ये अबव मूव करेगा। और नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब करंट की वैल्यू किस टाइप में होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तभी यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। तो यानी इस तरीके से करंट की वैल्यू होगी तब नॉर्थ पोल बनेगा। इनवर्ड होगी तो नॉर्थ पोल और आउटवर्ड होगी तो साउथ पोल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोल बनेगा। करंट के विपरीत यहाँ पर पोल बनता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, तब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग फ्लो विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रिंग में करंट फ्लो होती है नॉर्थ पोल बनता है, क्लॉकवाइज होती है तो साउथ पोल बनता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि द करंट ड्रॉन बाई ए टंगस्टन फिलामेंट लैम्प इज मेजर्ड बाई एन एमीटर। दिस एमीटर रीडिंग अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन विल बी। एमीटर रीडिंग व्हेन द सप्लाई इज स्विच्ड ऑन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में और जब एमीटर की रीडिंग स्विच ऑन कंडीशन में करंट पर कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? जब हम टंगस्टन फिलामेंट के सीरीज में हम क्या कनेक्ट करते हैं, एमीटर कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें स्टेडी स्टेट कंडीशन में थोड़ा करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू हाई रहती है टंगस्टन फिलामेंट के लिए। और जैसे ही सप्लाई को ऑन किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने टंगस्टन फिलामेंट लगा दिया है, इसके सीरीज में एमीटर लगा दिया है और यहाँ पर सप्लाई को यहाँ पर ऑन कर दिया है, तो ऐसे सप्लाई को ऑन करेंगे तो तुरंत रीडिंग यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें ए पीस ऑफ ऑयल सॉकेट, ए पीस ऑफ between the plate of parallel plate capacitor, then potential difference between the plate। तो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑयल सॉकेट पेपर मतलब कि डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक हमने थोड़ा कम कर दिया है। डाइलेक्ट्रिक अगर हमने कम कर दिया है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये होती है। अब हमने ये वाली चीज़ें यहाँ पर चेंज कर दी है, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लॉट की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब ऑयल सॉकेट पेपर हम प्लेट के बीच में इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो इसका कांस्टेंट है यानी के ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो ये के की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो कैपेसिटेंस भी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, के की वैल्यू इंक्रीज होगी। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इक्वल टू होता है सी वी, ये होता है। अब इसके अकॉर्डिंग v की वैल्यू है हमारी डायरेक्टली क्या है, q डिवाइड बाई सी, यानी कि कैपेसिटर इंक्रीज होगा तो v की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर v की वैल्यू है डिक्रीज होती है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को, जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले k इंक्रीज हो रहा है, जैसे k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, q इक्वल टू सी भी होता है और v की वैल्यू q डिवाइड बाई सी होगी।
तो यानी सी की वैल्यू इंक्रीज होगी या के की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि सी इक्वल टू होता है के ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये वैल्यू होती है। और ऑयल इंसर्टेड यानी ऑयल सॉक्ड पेपर लगा दिया तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, ए मैग्नेट इज कीप्ड इन ए मीडियम ऑफ एयर सराउंडेड बाई एन आयरन रिंग। ए मैग्नेट A magnet is kept in a medium of air surrounded by an iron ring. The magnetic lines of force from the magnet will be, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है मैग्नेट से वो क्या होगी, तो मैग्नेट है यहाँ पर उसको किस में रखा गया है, आयरन विल बी क्राउडेड इन दी, क्योंकि अगर हम जैसे कि ये हमारी रिएक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉयल, तो उसके बीच में 9 हेनरी और 4 हेनरी है, तो उसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है यानी कि के की वैल्यू होती है एम डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2, और यहाँ पर यूनिटी कपल्ड दे रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू 1 है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट अंडर रूट L1 L2 आएगा, 3 और 2 बाहर निकलेगा यानी 3 दूनी 6 हेनरी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। पॉइंट आउट दी रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट का यहाँ पर पता लगाना है, जैसे कि द मैग्नेटिक फोर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल वेरीज, तो ये सर्कुलर कॉयल है, इसके बीच में जो सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स रहता है वो वेरी करता है, किस टाइप में वेरी करता है, कोई भी सर्कुलर पोल है उसके अंदर मैग्नेट किस टाइप में वेरी करता है, तो ये हम किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, इसकी बात करें तो पहली बात तो इन्वर्सली टू इट्स रेडियस ये गलत है, डायरेक्टली एट नंबर ऑफ इट्स टर्न ये भी गलत है, डायरेक्टली एज द करंट ये भी गलत है, डायरेक्टली एज इट्स रेडियस इसकी रेडियस पर ये वेरी करता है, जो भी मैग्नेटिक फोर्स है सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉयल वेरी डायरेक्टली एट इट्स रेडियस। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर्ड क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए solenoid with 1000 tons of wire carrying current is 10 एम्पियर, तो एनर्जी स्टोर्ड वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें एल की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड होती है, आई की वैल्यू देखिए तो एल की वैल्यू हमें निकालनी होगी, एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू निकालेंगे म्यू नॉट, यानी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, ये होता है एरिया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पर एरिया की बात करें पाई आर स्क्वायर है, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, 3 सेंटीमीटर
डायमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो 30 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा। एल की वैल्यू तो इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू को सॉल्व करें हम, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, इसको सम में मान रख देते हैं यहाँ पर। एल इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू है, इंटू एन स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर, इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यानी कि पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई क्या होगा एल। एल की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻², ये सोलेनोइड की लेंथ है। तो इससे हमारी हाफ एल आई स्क्वायर से हम सोल्व करें, तो ये एल की वैल्यू, तो ये एनर्जी स्टोर आ जाएगी हाफ इंटू एल की वैल्यू है 2.9608 इंटू 10⁻⁴80, तो 0.1480 है, लगभग लगभग किसके दो इक्वल टू हो जाएगा, ये 0.15 जूल के बराबर हो जाएगा। तो 0.15 जूल हमारा आंसर होगा। देखिए बायो सॉवर्ट्स लॉ इज जनरली मॉडिफिकेशन ऑफ, बायो सॉवर्ट्स लॉ है किसका मॉडिफिकेशन है, तो इसकी हम बात करें, बायो सॉवर्ट्स लॉ है, ये हमारा मॉडिफिकेशन है, एम्पियर्स लॉ का ही ये मॉडिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड, टू इंडक्टर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो वैलिड वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पर वैल्यू है, वैलिड वैल्यू जो क्या हो सकती है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की के की वैल्यू है हमेशा क्या होती है, लेस देन एल से होगी, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू है हमेशा 0.9 यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लेस देन एल होगी, और लेस देन एल मतलब कि 0.9 होगी। नेक्स्ट हम देखें टेस्ला किसकी यूनिट है, टेस्ला जैसे कि कार मारुति होती है हमारे पास टेस्ला, तो कैश टेस्ला यहाँ पर किसकी यूनिट है, टेस्ला की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है टेस्ला। नेक्स्ट हम देखें टू करंट कॉइल कनेक्टेड इन ए सीरीज हैव द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 16 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी। तो यहाँ पर हम देखें कि 16 मिली हेनरी 8 मिली हेनरी दो कपल कॉइल हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी दोनों की, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हम देखें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीरीज में है एल इक्विवेलेंट में, तो ये L1 प्लस L2 प्लस 2M हो जाएगा, और अगर यहाँ पर अपोजिट में है जैसे कि मान लीजिए सीरीज में अगर सेम साइड में इस तरीके से तो फॉर्मूला होगा यानी प्लस के 2M, और अगर ये चिन्ह है ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का होगा, यानी कि इस तरीके से है, एक डॉट यहाँ है एक डॉट यहाँ है, प्लस L2 माइनस के 2M फार्मूला होगा। तो इन दोनों को हम सॉल्व करें तो M की वैल्यू क्या आएगी, ये हमारी 8 दे रखी है, तो इससे तो ये कट जाएगा 2M से 2M की, अब हम देखें यहाँ पर जैसे कि चेंज चेंज करें तो ये 4M हो जाएगा, 4M इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी M की वैल्यू आ जाएगी 2 मिली हेनरी, तो 2 मिली हेनरी हमारा आंसर हो जाएगा।
सिस्टम देखिए, आरएमएस वैल्यू की हम बात करेंगे। यहाँ पर पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज विल बी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो बी आरएमएस की वैल्यू की हम निकालें, आरएमएस इक्वल टू बी एम डिवाइड बाई टू। बी एम यहाँ पर दे रखा है 100 वोल्ट, तो 100 डिवाइड बाई टू हो जाएगी यहाँ पर 50 वोल्ट। तो ये हमारी वैल्यू है 50 वोल्ट आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, ए सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 250 मिली हेनरी and the resistance of 10 ohm is connected to a battery. The time taken for the magnetic energy to reach 1/4 of its maximum value. The time taken for the magnetic energy to reach 1/4 of its magnetic value. तो इसकी मैग्नेटिक वैल्यू का 1/4 यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि 250 मिली हेनरी दे रखा है और 10 ओम यहाँ पर बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, तो 250 मिली हेनरी और 10 ओम कनेक्टेड है। टाइम टेकन 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 40 का 40 हम निकालते हैं और यहाँ पर हमें निकालना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है और बैटरी द टाइम टेकन ऑफ द मैग्नेटिक 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एनर्जी स्टोर्ड की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर, लेकिन करंट की जो टाइम दे रखी है वो यहाँ पर दे रखा है 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टली एनर्जी स्टोर्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर करंट क्या होगी, तो इसको हम करंट को निकालें, तो हम यहाँ पर देखें कि एक तरफ तो दे रखा है हाफ, यानी इसका हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाई टू। तो ये हो जाएगी हाफ इक्वल टू ई की पावर माइनस आई आर डिवाइड बाई एल, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। यानी कि लॉग हम ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2 इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पर टी आर डिवाइड बाई एल है, ये लॉग 2 हो जाएगा, टी आर डिवाइड बाई एल है, ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 वैल्यू हो जाएगी। और ये हमारी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, ये हमारी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट निकल कर आएगी, क्योंकि इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइड बाई आर लॉग ऑफ 2। एल और आर कितना दे रखा है 200 मिली हेनरी, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 और लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/40 लॉग ऑफ 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे the total flux at the end of long permanent wire magnet, the total flux at the end of long permanent wire magnet is 100 into 10 की पावर -6 वेबर and through the 1000 turn coil in 1/20 second. The induced EMF in the coil, तो कॉइल के निकालते हैं फाई इंटू एन डिवाइड बाई टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है। फाई की वैल्यू हम देखें, फाई कितना है यहाँ पर, फाई है 100 इंटू 10 की पावर -6, ये मैग्नेट में दे रखा है।
यहाँ पर ले जा रहे हैं एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पर हमें पूछना है कि किस तरीके का फोर्स यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। तो रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्ट, अगर ये इधर ले जा रहा है, इसका मतलब इधर ले जा रहा है नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा, इधर ले जा रहा है वो साउथ पोल क्रिएट करेगा, दोनों आपस में रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग ए करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल एक्सर्ट ए रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। नेक्स्ट हम देखें, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल हैविंग द सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड 12 हेनरी, यानी के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.85। तो यहाँ पर हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2 एंड टू अंडर रूट L1। तो 3 और 12 के अकॉर्डिंग एम की जो वैल्यू है यहाँ पर ये आ जाएगी, इसके सॉल्व करेंगे तो 5.1 हेनरी आ जाएगी। तो 5.1 हेनरी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, induced EMF in a coil is given by E equal to minus n d phi by dt. N is the number of turn and d phi is the instantaneous flux linkage with the coil in the time dt. तो यहाँ पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ई एस दी कॉइल एट टाइम डी टी। तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स दे रखा है डी फाइव तो यहाँ पर हम देखें ये लेंस लो है, ये हमें ये बात बोलता है, यानी कि कौन सा फार्मूला हो गया यहाँ पर, ईमेल लेंस लो। ये हमें बोलता है कि एक ही वाली माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। नेक्स्ट हम देखें, बोले वेव फॉर्म इज फ्री फ्रॉम डीसी कंपोनेंट, कोसाइन कंपोनेंट एंड इवन हार्मोनिक्स। दी वेव फॉर्म है, इसके अंदर ना डीसी कंपोनेंट है, ना कोसाइन कंपोनेंट है, ना ही इवन हार्मोनिक्स है। ऐसी वेव फॉर्म यहाँ पर किस टाइप की वेव फॉर्म को हम कहेंगे, तो यहाँ पर हाफ वेव ऑड फंक्शन सिमेट्री होगी उस वेव फॉर्म की, डीसी कंपोनेंट नहीं है, कोसाइन कंपोनेंट है। यहाँ पर कोसाइन कंपोनेंट मतलब कि हाफ ऑड फंक्शन सिमेट्री है, कोसाइन फंक्शन से हमें याद रहेगा ऑड फंक्शन सिमेट्री है। इवन हार्मोनिक्स और डीसी कंपोनेंट नहीं है, मतलब कि यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड एट, इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड एट 230 वोल्ट 400 वाट 50 हर्ट्ज। द वोल्टेज रेटिंग इज 230 वोल्ट रेफर टू। तो वोल्टेज रेटिंग है यहाँ पर 230 वोल्ट है, किस चीज़ से रिलेटेड है, 230 वोल्ट यहाँ पर जो रेटिंग है वो होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, A 120 volt 60 watt instantaneous lamp has its operating from 220 volt with 50 cycle single phase AC supply. In order to do this, a circuit element has to be connected in series with the lamp. Which one of the following series element is preferred? तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसको हम क्या लेंगे यहाँ, तो उसको हम लेंगे यहाँ पर जो भी सीरीज रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, क्योंकि 220 वाट के साथ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं, 120 वाट का ही है ये। इसका मतलब हमें जो एक्स्ट्रा पावर है वो रेजिस्टेंस में कंज्यूम करनी होगी ताकि लैंप का फिलामेंट है यहाँ पर जले नहीं। तो इसलिए हमें जो सीरीज में कनेक्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस ही होगा। नेक्स्ट हम देखें, टू इंडक्टर हैव सेल्फ इंडक्टेंस 9 हेनरी एंड 25 हेनरी। म्यूचुअल कोएफिशिएंट बिटवीन द टू कंडक्टर वो भी दे रखा है 12 मिली हेनरी।
कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग बिटवीन टू कंडक्टर। तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टिव कपलिंग की वैल्यू क्या होगी, यानी के की वैल्यू यहाँ से पूछी है। तो के की वैल्यू हम निकाल लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, के इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस 12 डिवाइड बाई अंडर रूट L1 L2। अंडर रूट L1 और L2 की वैल्यू क्या है 9 इंटू 25। तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 15। 12 डिवाइड बाई 15 से हमारी के की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 0.8। नेक्स्ट हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल्ड कॉइल इज 1 हेनरी ओनली इफ द टर्न ऑफ वन कॉइल इज डिक्रीज टू हाफ दोज ऑफ इट्स अदर इज डबल्ड द न्यू वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी एक हाफ कर दी एक डबल कर दी तो नई वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। तो जो चेंज है यहाँ पर होने वाला नहीं है। अगर एक को हाफ किया है नंबर ऑफ टर्न और दूसरी को यहाँ पर डबल किया है तो यानी यहाँ पर n/2 यहाँ पर किया है, यहाँ पर 2n कर दिया है, तो यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज होने वाला यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि टू कपल्ड इंडक्टर L1 L2 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि के की वैल्यू क्या दे रखी है 0.8 इंटू अंडर रूट L1 L2 यानी 0.2 इंटू 0.8। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.32। तो ये हमारा आंसर होगा। Given two coupling conductor L1 L2 having their mutual inductance M, their relationship among will justify। यानी रिलेशनशिप किस टाइप की होगी। तो रिलेशनशिप हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है M की वैल्यू, हमें दिया हुआ है यहाँ पर M इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2। तो M डिवाइड बाई के हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें इसको सॉल्व करें M डिवाइड बाई के का स्क्वायर इक्वल टू L1 L2 हो गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि के की वैल्यू है यहाँ पर लेस देन 1 होती है हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू भी क्या होगी लेस देन और इक्वल टू L1 L2 होगी। के की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये सीधी सी बात है कि m की वैल्यू अंडर रूट L1 L2 यानी के की वैल्यू 1 है तो ये L1 L2 से भी लेस देन होगी। अगर अंडर रूट से कम है तो इसका मतलब L1 L2 से भी कम होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि थ्री लैम्प circuit shown in the figure at what condition 100 वोल्ट लैम्प विल मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो कौन सी कंडीशन में ये 100 वोल्ट का बल्ब है ये ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, ऐसा क्या करें हम। तो यहाँ पर हम इसको करने के लिए जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए इसका मतलब हमें क्या करना होगा करंट की वैल्यू ज़्यादा या फिर रेजिस्टेंस को हमें ज़्यादा रखना होगा। वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी से हम देखें अगर इसको पैरेलल कर देंगे तो ये करंट डिवाइड हो जाएगी। तो इसको तो हमें K1 को तो ओपन ही रखना है। दूसरा हम देखें कि इसको हम शॉर्ट कर देते हैं K2 को क्लोज कर देते हैं ताकि ये इसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा सारी करंट है वो यहीं से पास हो जाएगी इस तरीके से। इस बल्ब का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। और K3 को भी हम ओपन रखते हैं क्योंकि इसको शॉर्ट कर दिया तो ये बल्ब पूरा शॉर्ट हो जाएगा। इसको भी हम ओपन रखेंगे ताकि ये जो करंट है हमारी यहीं से गुजर जाए और ये 100 वाट का बल्ब है ये अच्छी तरीके से जल सके। नेक्स्ट हम देखें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सर्किट। AC सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। यहाँ पर ये देखें हमें L की वैल्यू अपोजिट है, L की वैल्यू अपोजिट है इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो कैसे निकालेंगे। अपोजिट है तो L1 प्लस L2 माइनस तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 माइनस के 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब F की वैल्यू निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट LC से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट L और C।
एल की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई। तो 1/4 पाई हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए लॉसी कैपेसिटर विथ लॉस एंगल ऑफ 0.01 radian, current of 0.5 ampere when supplied at 1000 volt from the sinusoidal voltage source. The active power consumed by the capacitor. तो कैपेसिटर के द्वारा एक्टिव पावर क्या होगी? जैसे कि लॉस एंगल जो हमें दे रखा है 0.01 रेडियन दे रखा है। रेडियन को अगर हम बदलें यहाँ पर, अगर हम रेडियन को बदलना चाहें बदलेंगे। थीटा इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होगा, रेडियन का 0.01 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से। तो ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर 0.572। ये थीटा की वैल्यू आ गई है। अब पावर फैक्टर जो होगा, पावर फैक्टर का जो एंगल होगा यानी पीएफ एंगल होगा, पावर फैक्टर एंगल 89.42। अब इसको हमें एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द कैपेसिटर हमें निकालना है। तो एक्टिव पावर कैसे निकालते हैं, वी आई इंटू कॉस थीटा। तो इससे हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.9। नेक्स्ट हम देखें, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन है। अर्थ का जो पोटेंशियल समझ जाए, कोई भी रेजिस्टेंस हम इसको कंज्यूम नहीं करते हैं, यानी कोई भी रेजिस्टेंस अर्थ के लिए हम मानते नहीं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, कॉफिशिएंट टू कपलिंग कॉइल L1 L2 दे रखा है, कॉफिशिएंट और कपलिंग कॉफिशिएंट का भी दे रखा है की वैल्यू। टर्न रेशियो क्या होगा यहाँ पर? तो टर्न रेशियो यहाँ पर पूछा है, टर्न रेशियो कैसे निकालते हैं? जैसे एल की वैल्यू जो होती है, एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल, यानी एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर से। तो N1 डिवाइड बाई N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में L1 डिवाइड बाई L2। तो यहाँ पर L1 L2 की वैल्यू दे रखी है 0.6 डिवाइड बाई 0.6 यानी 1 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस for the circuit given below. Driving point impedance for the circuit given below. Driving point impedance ये ऐसे बदल जाएगा, जाएगा और ये हमारा 1/s में बदल जाएगा। तो ZS की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ZS इक्वल टू S प्लस 1/s डिवाइड बाई S S4 प्लस के 3S स्क्वायर S की पावर 3 प्लस के 2S। ये कौन से ऑप्शन में हमारे, इस ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें,
नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि दी पिरामिडल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलीवेंट टू पोर्ट नेटवर्क दैट डिस्क्राइब द सर्किट ऑन। तो इसमें पैरामीटर किस टाइप का होगा, तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि I1 की वैल्यू है 0 है डेटा की अगर हम बात करें, और शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर जैसे शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब V2 की वैल्यू 0 है। और हम कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू I1 इक्वल टू 0 टाइम V1, क्योंकि V1 की वैल्यू है यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि I1 की वैल्यू 0 होगी। I1 इक्वल टू 0 टाइम V1 प्लस 0 टाइम I2, इस तरीके से हमने I1 को लिखा है। तो यहाँ पर इस तरीके से V2 को भी लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू 0 टाइम V1 प्लस 0 टाइम I2। तो यहाँ पर I1 और V2 किसका पैरामीटर है, G पैरामीटर है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 0 है 0 है 0 है 0 है, तो ये कौन सा पैरामीटर हो गया हमारा, G पैरामीटर, और वो भी 0 0, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पर I1 और V2 का रोल है, ये 0 है I1 और V2, तो इस वजह से I1 V2 को यहाँ पर रख दिया है, बाकी हमने यहाँ पर रख दिया है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क is in steady state compared to its input. The steady state output can never offer. तो एक पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर आउटपुट पावर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इनपुट पावर। आउटपुट पावर है कोई भी पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर, आउटपुट पावर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इनपुट पावर बिकॉज ऑफ द पैसिव एलिमेंट। These passive element consume power and lower the output power as compared to the इनपुट पावर, क्योंकि जो पैसिव एलिमेंट है वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं पावर को। इसका मतलब हमारी इनपुट पावर से है आउटपुट पावर कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, कम ही होगी। नेक्स्ट हम देखें, इफ टू पोर्ट नेटवर्क इज पैसिव, इफ टू पोर्ट नेटवर्क इज पैसिव देन वी हैव विद द यूजुअल नोटेशन। कौन कौन से रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर, तो टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर H12 इक्वल टू होता है माइनस के H21, ये हो सकता है पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर। रेसिप्रोकल होते हैं नेचर के अंदर, और रेसिप्रोकल नेचर के अंदर कंडीशन सिर्फ यही हमारी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, terminal voltage and current of two port network are indicated on the figure. If the two port network is reciprocal, अगर दोनों टू पोर्ट नेटवर्क है रेसिप्रोकल है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर Z पैरामीटर के अंदर जो कंडीशन होती है, तो H पैरामीटर के अंदर तो H12 इक्वल टू माइनस H21 होती है। Z पैरामीटर की जो कंडीशन होती है रेसिप्रोकल की वो होती है Z इक्वल टू, यानी Z। वाई पैरामीटर के लिए कंडीशन होती है Y12 है और इक्वल टू Y21 होना चाहिए। ABCD पैरामीटर के लिए जो रेसिप्रोकल की कंडीशन होती है वो होती है AD माइनस के VC इक्वल टू 1 होना चाहिए। और H पैरामीटर के लिए कंडीशन होती है H12 है वो होना चाहिए माइनस के H21 के, और G पैरामीटर के लिए कंडीशन होती है G12 है वो माइनस के G21 के इक्वलेंट होना चाहिए, यानी H और G की समान कंडीशन है और Z और Y की समान कंडीशन है, AD माइनस VC इक्वल टू 1 होता है। ये सारी रेसिप्रोकल की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखें, एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द इम्पीडेंस बाई ए करंट 5 cos 10 pi t प्लस 100। तो एवरेज पावर यहाँ पर निकालनी है, तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है, तो आई RMS की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 डिवाइड बाई रूट 2। एवरेज पावर क्या हो जाएगी, आई RMS का स्क्वायर इंटू आर, तो आई RMS का स्क्वायर यानी 5 डिवाइड बाई रूट 2 का स्क्वायर है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 यानी 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये 2 कट जाएगा यानी 50 आ जाएगी, 50 वाट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि
यहाँ पर दिया हुआ है सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम शोन इन द फिगर। तो ये सिस्टम का फेज सीक्वेंस हम ऊपर से देखते हैं हमेशा। सीक्वेंस क्या है, आर वाई वी। तो इस सीक्वेंस को हम देखें, आर वाई वी। ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ फेजर बाई रोटेशन ऑफ इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा के देखते हैं। कहीं भी हम एक पॉइंट रख लेंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखेंगे। जो पहले आएगा, जैसे बाई आ गया, यहाँ पर हमने पॉइंट रख लिया, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, पहले बाई आया, फिर घूमे बी आया, फिर घूमे आर आया। तो रिलेशन क्या हो गया, वाई वी आर। तो रिलेशन हो नहीं सकता, ऊपर से हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आर बाई वी आएगा, आर बाई वी। In this case, the phase sequence of R by V means that R lead phase voltage V by 120 डिग्री, यानी R है V से 120 डिग्री लीड कर रहा है, R बाई से। R लीड फेज V बाई 120 डिग्री। आर बी बाई यहाँ पर फेज सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, आर बी बाई। जैसे इसको इस तरीके से बना लिया है, बाई जो है यहाँ पर ये बी है, आर बी बाई एंटी क्लॉकवाइज में हम घूम जाएंगे। आर लीड फेज बी बाई 120 डिग्री एंड फेज बी लीड बाई 120 डिग्री एंड फेज बाई लीड बाई आर 120 डिग्री एंड बैलेंस सिस्टम ही दे रखा है। तो जैसे इस तरीके से इसको बनाया जाएगा, आर ये बी आर बी बाई, और इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिख देंगे तो फेज सीक्वेंस आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से भी स्टार्ट करें तो बी बाई आर लिखेंगे, बी बाई आर यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से यहाँ से भी लिखें तो बाई आर भी लिखेंगे, बाई आर बी भी यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से आर बी बाई यहाँ पर फेज सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दी वोल्टेज फेजर ऑफ सर्किट इज 10 एंगल 15 डिग्री and the current phasor at 2 angle 45 डिग्री। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर इन दी सर्किट होगी। एक्टिव और रिएक्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि हमें दे रखा है, एक्टिव पावर जो एपरेंट पावर होती है वी आई कॉन्जुगेट होती है, एपरेंट पावर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 एंगल 15 डिग्री इंटू आई कॉन्जुगेट। आई कॉन्जुगेट मतलब एंगल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 45 डिग्री पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एस की वैल्यू होती है पी प्लस जे क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 20 एंगल 60 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई तो 60 डिग्री। तो 20 एंगल 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 प्लस जे 0 जे 10 एंगल 3, 10√3 लिख सकते हैं, यानी 10 प्लस जे 10√3। और 10 प्लस जे 10√3 में ये हमारी एक्टिव पावर है 10, और रिएक्टिव पावर क्या है 10√3। 10√3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 17.32। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि फोर थ्री फेज सर्किट सोन इन द फिगर, आई आर आई वाई और आई वी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर दो में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीसरे में यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब हम ज्ञात करें यहाँ पर आई आर आई वाई और आई वी की वैल्यू, तो फेज सीक्वेंस से ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज्ञात करें, जैसे कि सीक्वेंस बना देते हैं हम, ये हमारा फेज सीक्वेंस है। जैसे ये फेज सीक्वेंस है, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, टोटल 120 डिग्री एंगल है। ये हमारा है वी वी आर वाई,
यानी इन दोनों के बीच में सीक्वेंस। और फिर है बी वाई वी, वी वी आर। अब ये जो एंगल है वी आर वी, ये इसका अपोजिट, यानी इसका अपोजिट हमने लिखा है। क्यों लिखा है इसका अपोजिट? आई आर करंट वैल्यू निकालने, आई आर यहाँ पर करंट आर, या वी आर वी, यहाँ पर एंगल है वी टी डिवाइड, देखें वी और आर की वैल्यू है यहाँ पर, जैसे हो जाएगी ये 1 एंगल -60 डिग्री, यानी आई आर की वैल्यू हो जाएगी 1 एंगल वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू हो जाएगी 1 वी की जो वैल्यू होगी वो होगी, दोनों को हम जोड़ देंगे आई वी की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों करंट आ रही है और आई वी की वैल्यू है, इसमें भी करंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। इसके अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगी आई वी की वैल्यू, माइनस दोनों का योग, यानी कि आई आर प्लस आई बाई, तो ये हो जाएगी √3 टाइम 90 डिग्री। तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन। A1 और B1 की वैल्यू 0 दे रखी है, ऑल अदर कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके, तो लो पास फिल्टर ही हो जाएगा अगर A1 A2 की वैल्यू, A1 और B1 की वैल्यू 0 है। A1 B1 की वैल्यू 0 करते ही ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा C1 डिवाइड बाई A2 स्क्वायर, A2S स्क्वायर प्लस V2S प्लस, और यहाँ पर अगर S की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, यानी H ऑफ 0, S की वैल्यू 0 रख देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी C1 डिवाइड बाई C2। तो यहाँ पर S की वैल्यू 0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब S इक्वल टू 0, S इक्वल टू 0 मतलब कि ओमेगा की वैल्यू 0 लो फ्रीक्वेंसी पर। तो जैसे हम देखें कि H इक्वल टू अगर इन्फाइनेट रखते हैं, H इक्वल टू इन्फाइनेट रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी H इक्वल टू इन्फाइनेट, हाई फ्रीक्वेंसी H की वैल्यू इन्फाइनेट मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनेट हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम के अंदर लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पास हो रही है, हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ब्लॉक हो रही है। तो इसका मतलब ये लो पास फिल्टर को शो कर रहा है, ओनली लो फ्रीक्वेंसी पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ग्राफ है वो दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राफ ऑफ नेटवर्क हैज 8 नोड दे रखा है, इंडिपेंडेंट लूप दे रखे हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ग्राफ क्या होगी, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो n इक्वल टू दे रखा है 8, l दे रखा है यहाँ पर 5, यानी कि इंडिपेंडेंट लूप का नंबर यहाँ पर दे रखा है 5, ब्रांच का हमें वैल्यू निकालनी है। तो l इक्वल टू होता है l इक्वल टू b माइनस के n प्लस 1, तो ये हो जाएगा, अगर हमें ब्रांचेज की वैल्यू पूछनी है तो ब्रांच की वैल्यू हो जाएगी v इक्वल टू l प्लस n माइनस के 1, यानी पक्षांतर कर देंगे। l की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और
एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड हैं वो 8 दे रखे हैं, ये -1 हो जाएगा यानी कि 12। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं यहाँ पर आ जाएगी 12। नेक्स्ट हम देखें, द ग्राफ एसोसिएटेड with has a 7 branch and 5 node. The number of independent KCL equation and the number of independent KVL equation respectively. इंडिपेंडेंट KCL और KVL इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग बात करें हम यहाँ पर। तो जैसे कि KCL इक्वेशन में हम देखें तो क्या होगा, KCL इक्वेशन में इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशन होगी n-1, तो ये हो जाएगा 5 - k1 KCL इक्वेशन यानी कि 4। KVL इक्वेशन की बात करें तो KVL इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, v - k n+1, ये KVL इक्वेशन होगी, ये KCL इक्वेशन होगी n-1। ग्राफ एसोसिएट विद द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैविंग v ब्रांच एंड n नोड, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशन इक्वल टू n-1 एंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशन टू इक्वल टू v - n+1। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जैसे KCL इक्वेशन तो आ गई हमारी 4, KVL इक्वेशन आ जाएंगी b, यहाँ पर क्या है 7 माइनस के n की वैल्यू 5+1, तो ये हो जाएगा 7 में 5 का 2, 2 + 1 3, तो 4 और 3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जैसे कि द नंबर ऑफ कोड्स इन द ग्राफ गिवन हेयर। तो नंबर ऑफ कोड्स की हम बात करें, जैसे कि ये वैल्यू है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा, एक पॉइंट ये हो गया, ये तीनों मिला दिए हैं यहाँ पर और एक इस तरीके से मिला दिया है। तो यहाँ पर हम देखें ब्रांच की वैल्यू, देखें ब्रांच कितनी है यहाँ पर, टोटल 1 2 3 4 5 6, तो ब्रांच है यहाँ पर 6। नंबर ऑफ नोड हम देखें कितने हैं, यहाँ पर 4 है नंबर ऑफ नोड। तो नंबर ऑफ कोड्स की वैल्यू है नंबर ऑफ KVL इक्वेशन के बराबर हो जाएगी, यानी b - के n+1, इससे हम निकाल लेंगे। b - के n+1 से हम देखें b क्या है, यहाँ पर ब्रांच है 6 - के n 4+1, तो ये जाएगा 2+1 यानी 3 वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ कोड्स की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। नेक्स्ट हम देखें द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैज n नोड b ब्रांच, द नंबर ऑफ लिंक्स विथ रेस्पेक्ट टू चॉइस ऑफ ए ट्री इज गिवन बाई। तो नंबर ऑफ लिंक क्या होगी, तो लिंक की क्या होगी, लिंक की हम बात करें तो b - n+1 हमारा नंबर ऑफ लिंक होगा, यानी कि नंबर ऑफ कोड्स के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इसको। नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ कोड और नंबर ऑफ KVL इक्वेशन, ये सब फार्मूला हमारा सेम होता है। नेक्स्ट हम देखें द मेजर एडवांटेज ऑफ एक्टिव फिल्टर इज दैट दे कैन रियलाइज विदाउट यूजिंग। तो एक्टिव फिल्टर का मेजर एडवांटेज क्या है, उनको किस तरीके से रियलाइज किया जा सकता है, किसके बिना इसको रियलाइज किया जा सकता है, इंडक्टर के बिना इनको रियलाइज्ड किया जा सकता है, विदाउट यूजिंग इंडक्टर। एक्टिव फिल्टर कैन बी रियलाइज्ड विदाउट यूजिंग इंडक्टर एंड इंडक्टर आर bulky in size and occupy more space on the chip। तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी हम इलेक्ट्रिकल मशीन है वो अब पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर हमने टोटल 770 क्वेश्चन के आसपास हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं।